केमिकल काइनेटिक्स में बेटा आप फैक्टर्स पढ़ रहे थे कि विच आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये आप पढ़ रहे थे। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे कि ये कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। उनमें से मैंने कहा था कि पर हम लोग सारे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग केवल कुछ ही पढ़ेंगे। आर्यन को डाउट पूछ रहे हो क्या? सर ये बोल रहा हूँ कि जो आपने बताए थे कि सर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, सर हमें हाँ, समझ कुछ समझ में नहीं है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। यस सर। तो मैंने अभी एक तो बता दिया था कि नेचर ऑफ रिएक्शन जो है वो फैक्टर अफेक्ट कर सकता है किसी रिएक्शन को। नहीं, जो तो आपने ऐसा लिस्ट बनाई थी सर पॉइंट्स की, क्या? जो हाँ, आपने लिस्ट, हाँ उसी में नहीं आ रहा हुआ मैं समझ कि क्या क्या बता रहा है वो। देखो एक तो पहला तो है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट आप कैसे ले रहे हो, इसके बेसिस पर कि देखो अगर सिंपल सी बात करूं मैं आपसे बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कि कोई एक व्यक्ति है जो कि किसी स्पीड में दौड़ता है। अब आपको ये पता करना है कि अगर कोई पर्सन मान लीजिए वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। अब आपको ये पता करना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसकी इस स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो आप तो ये कह सकते हो कि पर्सन का वेट, पर्सन का नेचर। अगर इस पर्सन अभी मान लीजिए वेट उसका 60 है, आपको उसको अगर 90 केजी का कर दिया जाए मतलब उसका वेट बढ़ जाएगा, तो उसकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ जाएगा। दूसरी बात आप ये कह सकते हो एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो रन कर रहा था। मान लीजिए बहुत तेज आंधी चल रही हो तो अपोजिट डायरेक्शन में आंधी चलने लगे, विंड इस डायरेक्शन में भागे काफी स्पीड से, तो पर्सन को इस डायरेक्शन में दौड़ने में दिक्कत आ सकती है। ये फैक्टर उसको इफेक्ट कर सकता है। आपके मन में ये भी आ सकता है सर वो जिस रोड पर दौड़ रहा था उस रोड को ही अगर मैं खराब कर दूं। अब वो जिस रोड पर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा था, अगर रोड चेंज हो जाएगा तो हो सकता है कि पर्सन की चेंज हो जाए कैपेबिलिटी स्पीड से भागने। सर वो जो शूज पहने होगा हो सकता है उसके शूज की क्वालिटी रनिंग वाली हो, अगर उसकी क्वालिटी चेंज कर देंगे हो सकता है उसको उसमें दौड़ने में दिक्कत हो। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो उसके रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई रिएक्शन अपने आप को एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है किसी स्पीड से, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं रेट, तो यानी उसका कितना कंसंट्रेशन कितने टाइम में चेंज हो रहा है। तो मैंने कुछ पॉइंट बताए थे क्या कि उस सब्सटेंस का जो नेचर है उस पर डिपेंडेंट हो सकता है। भाई मान लीजिए पहले उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्स लग रहा था, बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाई हो जाए। भाई मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट में आप जानते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी चेंज। सॉलिड में ज्यादा होगा, लिक्विड स्टेट में उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और गैसियस में सबसे कम होगा। और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो उतनी ज्यादा तेजी से भाग सकता है। तो उसका रिएक्टेंट का नेचर यानी कि सब्सटेंस का जो नेचर है वो चेंज करने से उसका रेट इफेक्ट हो सकता है, उसके कंसंट्रेशन में बदलने की पर यूनिट टाइम के। दूसरी मैंने आपको बात बताई कि आपने उसको कैसा लिया, नेचर मतलब कंसंट्रेशन उसका कैसा ले रखा है। कंसंट्रेशन मान लीजिए आप 30 ml ले रहे हो पर 30 मोल पर लीटर ले रहे हो, आपने उसका कंसंट्रेशन 20 मोल पर लीटर ले लिया। अब आपने क्वांटिटी ही बदल दी उस सब्सटेंस की। पहले वो 30 मोल थे तो ज्यादा से ज्यादा भाग पा रहे थे, आपने क्वांटिटी ही बदल दी। मतलब जैसे अब कंसंट्रेशन वर्ड तो बेसिकली तब यूज किया जाता है जब हम लोग एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं। और कंसंट्रेशन के प्लेस पर हम लोग गैसियस के लिए हम लोग प्रेशर वर्ड यूज कर लेते कि वो प्रेशर कितना क्रिएट कर पा रहे थे उस कंटेनर के अंदर। एक बात और बताई थी मैंने कि टेम्परेचर भी इफेक्ट कर सकता है। भाई अगर किसी रिएक्शन का आप टेम्परेचर चेंज करोगे, आप जनरल सोचो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, भागने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि जिस जगह पर भी अगर आप दुनिया का कोई भी सब्सटेंस रखा हुआ है उस जगह पर अगर आप आग लगाओगे तो वो उस जगह पर रुकना नहीं चाहेगा, वहां से भागेगा। ये क्वालिटी होती है किसी भी मैटर की। तो अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर ही आप चेंज कर दो तो उसकी हो सकता है रेट, जिस रेट से वो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा था, यानी उसका कुछ कंसंट्रेशन कितने टाइम में प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था, वो रेट बदल सकता है। एक चीज और बताई थी मैंने, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो लोग होते जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते, दो लोगों की लड़ाई हो रही होती है, तीसरा बंदा एक ऐसा होता है जो मजे लेने वाला होता है। वो क्या करता है, वो बस ये बोलता देखो तुमने, इसने तुमको ये बोल दिया, इसने तुमको ये बोल दिया, और इस तरीके से इन दोनों की लड़ाई बढ़ा भी देता। और कोई ऐसा भी होता है कि इन दोनों की लड़ाई को रोक भी देता है। तो ये होते कैटलिस्ट जो खुद तो नहीं लड़ रहे
पर उसकी स्पीड को कम और ज्यादा करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उनको बोलते हैं कैटलिस्ट। यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे, बट उस रिएक्शन को जल्द से जल्द करा सकते हैं और कम से कम टाइम में भी करा सकते। इंडस्ट्रियल लेवल पे आपने पढ़ा होगा, पी ब्लॉक में अमोनिया बनता है हैवर्स प्रोसेस से। उसमें क्या करते हैं हम लोग, मोलिब्डेनम और आयरन को एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, क्योंकि अमोनिया बनने का जो प्रोसीजर होता है, तो उसमें क्या होता है कि अमोनिया एक तो स्लो रेट से बनता है, दूसरी बात अमोनिया के अंदर एक खास क्वालिटी होती है कि जैसे ही आप प्रोडक्ट अमोनिया बनाते हो, वो बैकवर्ड कर देता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन में फिर से। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट तो कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में, बट प्रोडक्ट धीमे धीमे वापस आ पाए, ताकि हम लोग इस रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट को सेपरेट कर पाए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें स्टडी करना है। हालांकि इसके अलावा कुछ और पॉइंट मैंने बोले कि अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने लगो, तो समटाइम्स ये होता है कि रेडिएशन की वजह से या सनलाइट की वजह से कुछ सब्सटेंस जो है अपने आप को ब्रेक कर लेते, क्योंकि हीट एनर्जी उनको मिलने लगती। तो कुछ सब्सटेंस के अंदर ऐसी क्वालिटी है कि आप उसको छोड़ दो, जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट को छोड़ दो सनलाइट में, अपने आप ही धूप में रखे रखे वो नाइट्रेट को मतलब ऑक्सीजन गैस को अलग कर देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अलग कर देगा, सिल्वर को अलग कर देगा, सिल्वर नाइट्रेट। और एक चीज मैंने ये भी बताई थी कि किस मीडियम में वो रिएक्शन हो रही है। एसिडिक मीडियम से अगर रिएक्शन हो रही थी, मान लीजिए किसी एक स्पीड से, आपने मीडियम ही बदल के बेसिक मीडियम कर दिया, तो फिर उसका रेट इफेक्ट हो सकता है। और मैंने ये बताया था कि रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट ले आओ, तो ये भी पॉसिबिलिटी। अब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब ये, आपने इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की फील्ड, कोई चार्ज आपने रख दिया, उसने फील्ड क्रिएट कर ली। अब फील्ड क्रिएट कर ली तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस फील्ड की वजह से उधर उधर होने लगेंगे। तो अब जिस स्पीड से रिएक्शन हो रही होगी, हो सकता है वो स्पीड चेंज हो जाए। बट हमें दो तीन फैक्टर नहीं पढ़ना है कि सनलाइट की वजह से क्या पॉसिबिलिटी है, या मीडियम चेक और बेसिक, और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से रेट किस तरीके से चेंज होगा, इसको स्टडी नहीं कर रहे हैं हम लोग। केवल ये 4 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि एक तो नेचर बदलने से, उस सब्सटेंस का नेचर बदलने से क्या होगा, रेट बढ़ेगा या कम होगा। जैसे कल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि गैस के पार्टिकल सबसे ज्यादा भाग सकते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट में। भाई अगर आप रिएक्शन करा रहे हो बर्फ की या फिर आइस है, दूसरे में आपने पानी ले रखा है, और तीसरे में बेटा आपने जो है इसको वेपर फॉर्म में ले रखा है, भाप ले रखी है, स्टीम ले रखा है, तो क्या होगा, स्टीम जल्दी रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू आइस, एज कंपेयर टू वाटर। आपको पता भी होगा, आपने 9th-10th क्लासेस में मेटल नॉन मेटल नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है। मेटल नॉन मेटल ये आपका 10th क्लास का टॉपिक रहा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर लेते, और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो स्टीम से ही रिएक्ट करते हैं, आयरन वगैरह। तो यानी कि जो रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी, यानी कि रेट का मतलब बेसिकली ये होता है कोई रिएक्शन किसी दूसरे से रिएक्ट करके प्रोडक्ट में जो चेंज हो रहा है, तो अब या तो उसको कंसंट्रेशन कितना बन रहा है इसका, या उसका प्रेशर कितना, अगर गैसीय स्टेट में होता तो प्रेशर टर्म यूज करने लगते, तो कितना कंसंट्रेशन यहां से यहां तक पहुंचा कितने टाइम में, उसको हम लोग बोलते हैं उस रिएक्शन का रेट। तो ये रेट जो है वो इफेक्ट कर सकता है उस सब्सटेंस के नेचर के ऊपर। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि जो कंसंट्रेशन पर हम लोग को चेक करना है कि कंसंट्रेशन बदलने से उस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कैसे चेंज हो सकता है, वो मैंने आपको बताया था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर पर। अब ये जो ऑर्डर क्या चीज है, ये ऑर्डर क्या बताया था मैंने अभी इसके बारे में, केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन दी थी कि ऑर्डर एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं हर एक रिएक्शन के लिए। मतलब जितनी भी दुनिया में रिएक्शन होंगी, हर एक का ऑर्डर कुछ ना कुछ हो सकता है। हो सकता है कई लोगों का ऑर्डर सेम निकला है, जैसे आपने कैलकुलेट किया, ऑर्डर किसी का बनाया दूसरे का भी बना गया, बट हर एक के लिए कैलकुलेट करना पड़ता। देख करके रिएक्शन नहीं पता कर सकते उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के दम पर या किसी और फैक्टर के दम पर कि ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये थ्योरेटिकली कभी नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए अभी तक किसी ने कोई रूल बनाया ही नहीं है, पूरे साइंटिस्टों ने अभी तक नहीं बना पाया कि कोई रिएक्शन देख करके हम लोग ऑर्डर पता कर पाए। हम लोग ऑर्डर जो पता करते हैं वो एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट कर पाते हैं। अब इस ऑर्डर के बेसिस पर हम लोग कहते हैं कि कंसंट्रेशन बदलने पर ये रेट जो है, बेसिकली ऑर्डर एक ऐसी चीज है जो बताता है कि कंसंट्रेशन वेरिएट करने से रेट कैसे इफेक्ट हो रहा है। कंसंट्रेशन डबल करने से क्या रेट डबल हो रहा है,
या रेट आधा हो जा रहा है पहले के कंपैरिजन में। तो ये फैक्टर कौन है? ऑर्डर है, जो हमें हेल्प करता है कि कंसंट्रेशन चेंज करने पर व्हाट विल हैपन फॉर द रेट। रेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड्स कि ऑर्डर क्या था। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि ये जो ऑर्डर है, मतलब आर इक्वल टू आपने लिखा कंसंट्रेशन की पावर एन, या मैं इसको लिख दूं आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन की पावर एन। अब ये एन का जो पॉसिबल वैल्यू है, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी जीरो, और इट में बी नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएगा उस रिएक्शन के लिए। अगर ये जीरो आएगा तो रेट इंडिपेंडेंट कहलाएगा। मतलब कि अगर कोई रिएक्शन किसी स्पीड से हो रही है, उसे कोई लेना देना नहीं होगा सब्सटेंस के कंसंट्रेशन से। बट अगर पॉजिटिव है तो डिपेंड करता है, सपोज एन इक्वल टू 2 आ गया, तो कंसंट्रेशन जस्ट डबल करने पर कंसंट्रेशन के स्क्वायर पर डिपेंडेंट हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से इस फॉर्मेट को वो फॉलो करेगा कि कंसंट्रेशन का जस्ट आपने डबल किया तो रेट जो है हो सकता है 4 टाइम्स हो जाए, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है। और अगर नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव वाले केस में ये बताया था कि ये जो भी है k अपॉन सी की पावर n हो जाएगा। भाई अगर ये पावर माइनस में है तो आप नीचे लाके प्लस में कर लोगे। अब इसकी जो वैल्यू है n की वैल्यू, इट में भी 1 2 3 कुछ भी, अगर माइनस था क्योंकि आपने इसको नीचे ले आया तो प्लस में हो गया, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू मान लीजिए -2 आया तो यहाँ पर तो वो +2 पहुंच जाएगा। तो रेट जो है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इस तरीके से रेट इफेक्ट हो रहा था बाय द कंसंट्रेशन, डिपेंड्स ऑन ऑर्डर। और ये जो के है ये कहलाता है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हम लोगों ने यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लिया जिसका क्या नाम दे दिया, रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन के लिए मैंने क्या कहा था कि अगर कंसंट्रेशन का वैल्यू 1 हो जाए तो ऑर्डर चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आर किसकी इक्वल हो जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन की पावर 1 की पावर n। अब n चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो चाहे जीरो हो, ये r इक्वल टू के ही आएगा तीनों केसेस। यानी कि रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली इक्वल टू द रेट व्हेन कंसंट्रेशन इज यूनिटी और 1 मोल पर लीटर। अगर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमसे पूछ लिया जाए तो हम लोग बोलेंगे रेट कांस्टेंट डायरेक्टली रेट के इक्वल होगा अगर उस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन हम लोग 1 मोल पर लीटर ले ले। ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया। फिर मैंने आपको बताया था कि इस के का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ के, इसके यूनिट के लिए मैंने क्या बताया था, यूनिट ऑफ के जो है वो डायरेक्टली मैंने बताया था कि मोल पर लीटर की पावर जो है वो 1 माइनस n, और टाइम इनवर्स ये इसका यूनिट होता है, वेयर टाइम में भी सेकंड मिनट कुछ भी, वो टाइम का जो भी यूनिट यूज कर रहा हूँ, जनरली सेकंड यूज किया जाता है, बट हो सकता है कि वो मिनट या आवर भी यूज कर ले, उसकी चॉइस। तो ये यूनिट हो गया के का। अब इसके बेसिस पर मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर के लिए आपको बताना है कि यूनिट क्या होगा के का। तब आप एन की जगह कितना रख दोगे, 0, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 और टाइम इनवर्स, यानी कि कितना हो जाएगा, मोल पर लीटर। ये क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट टाइम, मोल पर लीटर और टाइम इनवर्स। दिस इज द यूनिट फॉर के ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का मतलब जिसका एन क्या हो, 0 हो। एन का वैल्यू निकाल सकते हो, ऑर्डर अगर 1 हो तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कहलाएगी। हम लोग तो जनरल पढ़ते हैं nth ऑर्डर के लिए, ताकि फर्स्ट हो सेकंड हो कुछ भी हो एन की जगह वैल्यू पुट करते हैं, तो हम लोग तो ये जनरल फॉर्मूला याद करके चलते हैं। अगर वो आपसे पूछ ले फिफ्थ ऑर्डर की रिएक्शन है, यूनिट बताओ के का, आप एन की जगह 5 पुट कर दोगे, मिल जाएगा। मैंने आपको जो क्वेश्चन लास्ट टाइम कराया था उसमें मैंने उल्टा करा दिया था। उल्टा क्या, मैंने आपसे कहा था कि अगर यूनिट के का ये हो तो बताओ ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर इस तरीके से देगा, एक्सपेरिमेंट तो क्लास में नहीं करवाएगा, पेपर में कभी एक्सपेरिमेंट तो हमसे नहीं करवाएगा कि पूरा लैब के अंदर ले जाए कहे कि पहले सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो अब आप कैसे पता करोगे कि वो किस ऑर्डर का है, क्योंकि ऑर्डर तो ऑलवेज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, हर एक रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है जितनी भी दुनिया की रिएक्शन है। तो फिर इस केसेस में हम लोग कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए कुछ छोटी छोटी हिंट होती हैं, जैसे यूनिट ऑफ के,
के का यूनिट देख करके आप पता कर सकते हो कि वो किस ऑर्डर की रिएक्शन है। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी दिया था कि उसको पहले आपको कंपेयर करना है मोल पर लीटर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स से। जैसे ही आप यहाँ पर मोल पर लीटर की पावर 1 - n को कंपेयर करोगे, सामने वाला जो भी यूनिट दिया हुआ होगा उसके बेसिस पे आप n निकाल लोगे, और n मिल गया तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अगर ऑर्डर मिल गया तो फिर क्या क्या आपको आगे हेल्प मिल सकती है, वो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आई बात समझ में? सर आप रिकैप करवा रहे थे क्या? क्या सर आप मधुर? रिकैप करवा रहे थे? सर आप हाँ, पिछले रीगैप लेक्चर नहीं, ये डाउट ही बता रहा था, क्योंकि बच्चे क्या करते कि क्लास के बाद नहीं पढ़ते, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना सफिशिएंट है अभी, उसके बाद उठा के अपनी कॉपी फेंक देते हैं कहीं ना कहीं, फिर उन्हें पता ही नहीं रहता कि क्या चल रहा था क्या नहीं हो रहा था। फिर बस वो क्लास के टाइम पे ही देखते अपनी नोटबुक उठा करके, अच्छा सर ने ये लिखवाया था, ये वर्ड ही पता नहीं क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास के जस्ट बाद या क्लास के रात के टाइम पढ़ने बैठते होंगे सर ने क्या पढ़ाया, और उसको याद करते चलते होंगे। अभी कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा दिया, नोटबुक में लिखा जरूर होगा पर उनकी। तो सीरियस होकर के आप पढ़ो। बाकी अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि आपको डांटने की समझाने की इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में एक साल बाद या कुछ बच्चे तो अभी से बोर्ड देने वाली एज में आ चुके हो, तो फिर भी आप नासमझी वाला काम करो खुद के लिए, वो भी देखो। तो ये मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि आपको पता करना है कि n = 0, 1, 2 और 3, ठीक है। इनके लिए यूनिट होगा क्या, k का, यूनिट ऑफ k, ये आपको फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन इनके पास नहीं लिखा हो तो लिख लेना। अब हेडिंग लिखो कि डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट और रेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब आप इस तरीके से कॉलम बना लीजिए, एक साइड लिख लीजिए आपका रेट, दूसरे साइड रेट कांस्टेंट यानी के, इनके बीच में डिफरेंस। रेट अलग वर्ड है, रेट कांस्टेंट अलग वर्ड है। ये आपके पास रेट जो है, रेट की पहली बात तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम और चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर, ये प्रेशर कब यूज किया जाता है, जब गैसियस फेज की बात हो रही हो, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। और रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट, ये रेट के इक्वल होता कब, जब कंसंट्रेशन और प्रेशर इज यूनिटी। तो कंसंट्रेशन या प्रेशर का वैल्यू कितना हो, 1 हो, तब रेट कांस्टेंट। रेट जो है, रेट जो है ये चेंज होता है विथ टाइम, ठीक है। रेट चेंज विथ टाइम, रेट चेंज विथ टाइम, विथ टाइम एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बेटा रेट जो है वो टाइम के हिसाब से बदल सकता है, पर जीरो ऑर्डर वाला जो रेट है दैट विल नॉट चेंज। भाई आप ऐसे बताओ, आपने पढ़ा है कि R = K कंसंट्रेशन की पावर n, अगर मैं n 0 ही रख दूं तो यहां तो कुछ कंसंट्रेशन तो बेटा बचे ही नहीं। अब कंसंट्रेशन किसी की भी पावर 0, उसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना, तो रेट तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट की इक्वल ही हो गया। तो जीरो ऑर्डर वाले में जो रेट है वो डिपेंडेंट नहीं है कंसंट्रेशन से, एज वेल एज टाइम के साथ वो नहीं बदल सकता, उसका तो एक फिक्स वैल्यू होगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए,
हर बार वो उतना ही आता रहेगा, आप किसी भी इंस्टेंटेनियस पे निकालो, एवरेज निकालो, कुछ भी निकालो, वो सेम चलता रहेगा, वो तो एक फिक्स रेट से चलता ही रहेगा। बट रेट कांस्टेंट जो है, रेट कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो रेट कांस्टेंट तो बेटा डिपेंड ही नहीं करता टाइम पर। रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम। क्यों इंडिपेंडेंट क्यों है वो टाइम से? भाई रेट कांस्टेंट का यूनिट बताओ क्या था? वो था मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 एन - n। टाइम इनवर्स। अब यहां पर अगर ये वैल्यू 0 हो भी जाए बट टाइम इनवर्स तो एज इट इज रहेगा। भाई एन कुछ भी होता रहे क्या फर्क पड़ेगा, वो ऑलवेज टाइम तो के इनवर्सली चल रहा होगा, सेकेंड इनवर्स हो, मिनट इनवर्स हो, वो तो हर बार यही रहेगा। दिस विल नॉट चेंज, कंसेंट्रेशन विल बी चेंज, बट के जो है वो टाइम से किससे कोई लेना देना नहीं है उसको, वो तो टाइम इनवर्स के अकॉर्डिंग ही आता रहेगा रेट कांस्टेंट। सर जो क्वेश्चन करना है सर, 0 1 2 3 वाला सर। हाँ ये क्वेश्चन तुम लोग को करना है, यूनिट निकालना है के का, ये अभी नहीं करना, जगह छोड़ देना इसके लिए। जो यूनिट है यहाँ पर बस एन की जगह 0 1 2 3 पुट कर देना, तो आपको क्या होगा कि यूनिट याद हो जाएंगे कि जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट ऐसा देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट ऐसा, और सेकेंड और थर्ड अप टू सेकेंड तक ही आता है, इसलिए मैंने थर्ड तक दे दिया आपको एक एक्स्ट्रा कराने के लिए। सर एक बार और बता दीजिए कि रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट कैसे होगा टाइम? बेटा रेट कांस्टेंट का अगर आप यूनिट देखो तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। आप यहाँ पर ऑर्डर कुछ भी लेते रहो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, आप कुछ भी ऑर्डर यूज करते रहो, रेट कांस्टेंट हमेशा टाइम के मतलब जो उसका आंसर आएगा सेकेंड इनवर्स ही आएगा। मान लीजिए टाइम सेकेंड में है, तो जो भी उसका यूनिट आएगा के का, वो चाहे मोल पर लीटर चेंज हो जाए बट टाइम इनवर्स में ही रहेगा आंसर, क्योंकि टाइम इनवर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर, इसमें तो कोई एन नहीं आ रहा ना, तो इसका यूनिट हमेशा टाइम इनवर्स के ही फॉर्मेट में आएगा, मतलब उसे टाइम से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन क्यों ना हो। रेट कांस्टेंट टाइम से इंडिपेंडेंट रहेगा। आई बात समझ में? ओके सर। सर कुछ नहीं है सर, मतलब जी कैसे सर चेंज हो रहा है सर टाइम के साथ? क्या? सर रेट में सर हाँ टाइम कैसे चेंज होता है सर? रेट में टाइम कैसे चेंज होता है, किसी भी रिएक्शन का टाइम कुछ भी ले सकते हो ना, 1 घंटे के लिए रिएक्शन कराए, 2 घंटे के लिए, भाई कोई किसी भी पर्सन की स्पीड क्या टाइम पर डिपेंडेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को 10 घंटे के लिए दौड़ने के लिए कह दो, स्टार्टिंग में हो सकता है वो 1 घंटे किसी स्पीड से दौड़े, दूसरे घंटे हो सकता है स्पीड बदल जाए, थर्ड तीसरे घंटे में कुछ और स्पीड बदल सकती है। तो रेट टाइम टू टाइम बदल सकता है ना। मान लीजिए 1 बजे से 2 बजे तक कोई पर्सन दौड़ा, तो 1:22 और 1:23 पर तो हो सकता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड रही हो। इसी तरीके से अगर कोई रिएक्शन 1 बजे से 2 बजे के बीच हुई है, तो हो सकता है अलग अलग टाइम के लिए उसकी अलग अलग स्पीड हुई हो, जो कि मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंटेनियस रेट होता है जो किसी इंस्टेंट पर देखा जाता है। सर रेट ऑफ रिएक्शन जो आपने बताया था कि 1 अपॉन करके
कंसंट्रेशन ऑफ जो कोई भी एलिमेंट दिया है उस अपॉन dt, ये रेट ऑफ रिएक्शन बताया था ना आपने, तो इसमें टाइम कहाँ आया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, टाइम हम लोग इसमें पुट कहाँ कर रहे थे? डी अपॉन डी टी हर एक में मिलेगा। डी अपॉन डी टी में डी टी क्या था? हाँ, टाइम चेंज इन टाइम। था ना। हम्म। और कहीं कहीं पर भी बेटा रेट की बात होती है, स्पीड की बात होती ना, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग ही होती है। किसी भी पर्सन, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या किसी भी सब्सटेंस के रेट की बात हो रही हो, रेट वर्ड का मतलब ही होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज आ रहा है उसमें, दैट इज नोन एज रेट। अब जैसे रिएक्शन की बात हो रही तो यहाँ कंसंट्रेशन प्रेशर लेके चलते हैं, तो पर्सन की बात होती है, ऑब्जेक्ट की बात होती है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेके चलते हैं कि पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका हम लोग देखने लगते हैं रेट क्या रहा। तो हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो बात करते हैं मोशन की, रेट की। पर सर जो आपने बताया था ना उसमें हम लोगों ने टाइम कहीं पुट किया नहीं ना, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कहाँ पुट नहीं किया बेटा टाइम? मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, उसमें मैंने कहा था कि किसी एक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन 10 मोलर से 5 मोलर हो गया 20 सेकेंड में। याद आया तुम्हें? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक, आ गया मुझे। तभी कहते हैं बार बार पीछे का पढ़ते रहा करो। देखो सर अब इनकी रिकॉर्डिंग तो मिल जाएंगी सर लेक्चर की? सर एक सेकंड सर, प्रीवियस पेज दिखा दीजिए, अभी पूरा कंप्लीट हाँ नहीं हो मिल पाया। जाएगा बेटा। ये आज का लेक्चर और सैटरडे का और कल वाला ट्यूसडे वाला, वेडनेसडे को मिलेंगी ये तीनों लेक्चर की रिकॉर्डिंग। बाकी 3 की अपलोड हो गई, तो जिसको चाहिए वो मिल जाएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर इसका आ चुका है। वेडनेसडे को सर किस पे मिलेंगी सर? क्या? किस पे मिलेंगी सर ये वेडनेसडे को सर? इस पर आपको उस पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे लिंक मिल जाएगा ना। यस सर। मैंने आपको भेज भी दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट। ओके सर सर। भेज दिया सर, हो गया। देखो एक हेडिंग लिख लो, ऑर्डर। ऑर्डर समझो, अगर इसकी डेफिनेशन लिखने को अगर आपके सामने आ जाए तो आप इसकी डेफिनेशन ये लिखोगे कि सम ऑफ पावर ऑफ all concentration terms appearing in the rate law expression. The rate law expression is known as order. अच्छा अब देखो कैसे समझेंगे हम लोग कि रेट लॉ एक्सप्रेशन। पहले तो आप ये समझ लो, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही हो, आपने 2-3 तरह के रिएक्टेंट ले रखे हैं और उसने कुछ प्रोडक्ट फॉर्म कर दिए, ठीक है, ये आपने कोई ऐसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने बना दी। अब आप एक्सपेरिमेंटली इसको जब स्टडी कर रहे थे तो आपने देखा कि इसके रेट जो हैं इस ए के कंसंट्रेशन की पावर पी पर डिपेंडेंट आया, इसके कंसंट्रेशन क्यू पर बी के पर क्यू पर आया, और इस पर जो है वो कंसंट्रेशन आर पर आया। तो आपने इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन ये बना दिया कि रेट जो है वो ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा और सुन लो, मैं यहाँ पर जो आपको बात लिख रहा हूं तो भले ही मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए लिखा कि हो सकता है कि वो ए बी सी के, ये एक्सपेरिमेंटली बाय एक्सपेरिमेंट मैंने लिख दिया कि ऐसा आपने पाया हो कि पता पड़ा कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर पी क्यू आर पर डिपेंडेंट हुआ हो, ए की पावर पी पर, बी की पावर क्यू पर, सी की पावर आर पर। यहाँ पर जो पावर्स है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। बट रिएक्टेंट के अलावा अगर किसी रिएक्शन में बेटा इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा हो, कैटलिस्ट लिया गया हो, इवन प्रोडक्ट, एक्सपेरिमेंटली बेटा ऐसा भी देखा गया है कई सारी रिएक्शंस में कि इंटरमीडिएट कैटलिस्ट जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं रिएक्शन में, और कभी कभी इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाते हैं। इंटरमीडिएट वो सब्सटेंस है जो प्रोडक्ट बनने से पहले अपीयर होते हैं और तुरंत वो खत्म हो जाते हैं
वो आप कभी कभी डिटेक्ट कर ले तो कभी कभी डिटेक्ट नहीं भी कर पाते। मतलब एक सब्सटेंस फॉर्म होना जो रियलिटी में एग्जिस्ट तो करता है, बट वो किसी रिएक्शन में बना, बट वो तुरंत कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए आया और वो तुरंत वो प्रोडक्ट बनने से जस्ट पहले की कंडीशन में आया और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो कभी कभी पता पड़ जाता, अच्छा देखो ये रिएक्शन हो रही थी तो ऐसा इंटरमीडिएट बीच में बना, और कभी बहुत सारे टाइम पे वो इतनी जल्दी हो जाता पता ही नहीं पड़ता कि वो इंटरमीडिएट क्या था, डायरेक्टली प्रोडक्ट ही समझ आता कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। तो समटाइम्स ऐसा भी हुआ है कि हम लोग ये चेक करते हैं कि ये जो रेट जो है वो प्रोडक्ट की कुछ पावर पर डिपेंडेंट पाए गए, वो रिएक्टेंट के कुछ पावर पर डिपेंडेंट पाए गए, ठीक है। तो जिस पर भी पाए जाते हैं हम लोग उसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। यही कहलाता है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपके पास जितने भी टर्म्स आ रहे हो कंसंट्रेशन के या प्रेशर के, तो उनमें हम लोग क्या करते हैं कि जितनी पावर्स आई हैं, जैसे पी क्यू आर आपको 3 मिली है, तो इसका ऑर्डर आप क्या कर दोगे, सबका सम पी प्लस क्यू प्लस आर। जैसे मान लो मैं आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन दे दूं जिसमें मैं आपसे कह दूं कि एक रिएक्शन 2A प्लस बी जो है वो आपको कोई प्रोडक्ट सी दे रहा है और इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो a की पावर 2 मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, तो मैं कांस्टेंट लगा दे रहा, b की पावर 1 इस पर डिपेंडेंट आया। तो आप क्या बोलोगे इसका ऑर्डर, आप इसका बोलोगे ऑर्डर 2 + 1। बट अगर ये -1 होता तो आप इधर -1 रख देते, मान लो ये 0 होता तो आप इधर 0 रख देते। यानी कि ये जो आएगा ये तो एक्सपेरिमेंटली होगा, ठीक है। तो ये जो भी आएगा तो उसकी जितनी पावर्स आपको मिलेंगी 2 + 0 और 1, तो उन सबकी पावर का सम ऑर्डर कहलाएगा। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि इसमें ना कभी कभी बच्चों को मिसकॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि ये जो नंबर्स आके लिखे हैं ना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका वो लोग सम लगाने लगते हैं ऑर्डर के लिए। दैट इज रॉन्ग परसेप्शन। ऑलवेज याद रखना कि मैं तो अभी रेट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, और या तो वो आपको रेट लो एक्सप्रेशन दे देगा या आपको कोई ना कोई सिचुएशन देगा जिससे कि आपको पता करना पड़ेगा ऑर्डर के लिए। तो ऑर्डर के लिए ध्यान रखना कि ऑर्डर जो है वो रेट लो एक्सप्रेशन में आने वाले जो कंसंट्रेशन होंगे उनकी जो पावर्स होंगी उनका सम जो होगा दैट विल बी द ऑर्डर। आई बात समझ में? हाँ आर्यन, सर ये बोल नोट रहे हैं कर सर अभी आपने, हाँ सर, हाँ जो हाँ अभी बोलो। आपने बताया कि ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है जो, हाँ हाँ उसके नहीं लिखते हम लोग पावर कंसंट्रेशन की जो पावर रहती है, फिर लिखते क्या है सर? नहीं, हम तो वही समझ रहे थे कि अरे बेटा ऑर्डर के लिए कोई लेना देना नहीं है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, वो तो सर आपने सर एक्सपेरिमेंटली कैसे ऑर्डर रख दिया? अच्छा, एक्सपेरिमेंटली कोई इक्वेशन होगी जो आपने लिख दी। ये लिखा तो है बाय एक्सपेरिमेंट, ऐसा पाया गया हो, जरूरी नहीं है कि तीनों पे ही आया हो डिपेंडेंट, ABC में से हो सकता है 2 पे ही आया हो, 1 पे आया हो, तो बाय एक्सपेरिमेंट ये पता पड़ा हो। नोट करो इसको। सर आर रेट है सर इसमें। हाँ ये R का मतलब रेट से है और ये R तो कोई पावर है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। सर जो हमने रिंग फॉर्मेशन पढ़ा था क्लास 10th में, तो क्या हम उसको इंटरमीडिएट बोल सकते हैं क्योंकि वो कुछ देर के लिए फॉर्म होता है फिर अपने आप डिसअपियर हो सकता है, हो जाता है ना? रिंग फॉर्मेशन आपने किसमें पढ़ा था, बेंजीन वाले में? यस। तो बेंजीन तो वैसे भी एक अनस्टेबल रिंग फॉर्म होती है जिसमें रेजोनेंस हो रहा होता है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट? नहीं नहीं, इंटरमीडिएट उनको बोला जाता है जो प्रोडक्ट में फॉर्म नहीं होते, प्रोडक्ट बनने से जस्ट पहले फॉर्म होते हैं और फिर वो प्रोडक्ट बनने के बाद वो खत्म भी हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। इट्स लाइक अगर कोई खाना पका रहा है, खाना